क्या कहा आपने, वेरिकोज वेन हुआ है तो मसाज करा लीजिए। काम नहीं बन रहा है तो ये क्रीम लगवा लीजिए। इससे भी काम नहीं हो रहा है तो जोक ट्रीटमेंट करा लीजिए, लीच से पूरा गंदा खून निकाल दीजिए। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो सर्जन के पास जाके ये गंदी वेन्स काट के निकाल दीजिए। लेकिन ये जिद्दी वेन फिर से वापस आएंगी, क्योंकि वेरिकोज वेन स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये सिर्फ नसों की प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है सर्कुलेशन फेल्योर की। अगर इसका रूट कॉज आपको पता नहीं है, रूट प्रॉब्लम पे आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वेन्स ऑपरेशन के बाद, प्रोसीजर के बाद दोबारा वापस आएगी, दोबारा आपको परेशान करेगी। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत पोटे। मैं एक वेरिकोज वेन एंड वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा काम ही है वेरिकोज वेन पेशेंट को मेजर सर्जरी से बचाना। नॉलेज इज पावर। अगर आपको जड़ पता है, रूट कॉज पता है, तो बीमारी को जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। हार्ट से ब्लड पंप होकर नीचे पैरों तक जाता है, लेकिन वहां से ब्लड पेरिफेरल हार्ट के द्वारा आता है। पेरिफेरल हार्ट मतलब काफ मसल। जब भी काफ मसल पंप होती है, वेन्स में ब्लड सेगमेंट वाइज ऊपर स्क्वीज होके हार्ट के तरफ जाता है, और वेन्स में होते हैं बहुत सारे वॉल्स। अगर दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम है, अगर वेन के वॉल डैमेजेस है या आपका काफ मसल वीक है, तो आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। आइए जानते हैं वेरिकोज वेन के रूट कॉजेस। रूट कॉज नंबर 1, ऊपरी अंगों का दबाव। आपको हो रहा है कॉन्स्टिपेशन, आप प्रेशर लगा रहे हैं, हर रोज यही प्रॉब्लम आ रही है। प्रेशर कहाँ जा रहा है? पेल्विक वेन में। बट आपको लग रहा है कि ये तो पेट में ही प्रेशर है, बट अल्टीमेटली ये प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है नीचे के वेन में। आप रोज हेवी वेट उठा रहे हैं, रोज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार हेवी वेट उठाना पड़ रहा है। प्रेशर जाता है तो फिर पेट में, बट अल्टीमेटली ये प्रेशर दबाव बनाता है नीचे के वेन में। प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी में बेबी का साइज बढ़ जाता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि नई नई वेन्स दिखने लगती हैं, और कुछ पेशेंट में ये बीमारी का फॉर्म लेती है और वेरिकोज वेन बन जाती है। ये भी इसी वजह से होता है क्योंकि पेल्विक वेन में प्रेशर बनता है और ये ट्रांसमिट होकर नीचे की वेन्स में, लेग्स की वेन में जाता है और वेरिकोज वेन का फॉर्म ले लेता है। अब बढ़ते हैं रूट कॉज नंबर 2 पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेन्स में होते हैं वॉल्स, और वॉल्स का काम होता है ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाना। किसी भी कारणवश अगर ये वॉल कमजोर हो गए या वीक क्वालिटी के हो गए, तो वेरिकोज वेन की शिकायत आ सकती है। विटामिन डी की कमी, फ्लेवोनॉइड्स की कमी, या बॉडी में हो रहा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जो हो सकता है मैदा या जो आप पैकेटेड फूड खा रहे हैं, चाइनीज फूड डेली खा रहे हैं, उसके वजह से। अब जानते हैं रूट कॉज नंबर 3 क्या है। अगर आपका ब्लड गाढ़ा है, और इसका सिंपल कारण होता है डिहाइड्रेशन। गाढ़ा ब्लड मतलब वेन को ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है पंप करने के लिए। सोचिए, ब्लड जो जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, और उसमें भी अगर ब्लड गाढ़ा है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रूट कॉज समझ गए हैं तो आपका एक्शन प्लान भी काफी सिंपल होगा। सिंपलेस्ट से चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हाइड्रेशन इंप्रूव करना है। हाइड्रेशन इंप्रूव करने के लिए आपको पीना है पानी। कोई फैंसी पानी नहीं, कोई अल्कलाइन वाटर नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल रेगुलर वाटर। कोई कॉफी नहीं, कोई जूस नहीं, कोई सूप नहीं, सिंपल रेगुलर वाटर। एक आदमी को लगता है 30 ml पर kg पर डे, मतलब 2 से 2.5 लीटर पर डे उसको पानी पीना है। बट आपको मेजर नहीं करना है। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, सब ने अपना अपना रिकमेंडेशन पेस्ट कर दिया है कि आपको 2 लीटर पीना है, कोई बोल रहा है 5 लीटर पीना है। बट आप कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप वाटर कंजम्पशन फर्स्ट हाफ में रखें, मतलब मॉर्निंग में उठते ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और आफ्टरनून में, इवनिंग टाइम में वाटर कंजम्पशन थोड़ा कम रखें। क्यों? कि इस टाइम में आपका मसल एक्टिविटी कम रहता है, मसल पंप कम काम करता है। अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो 1 ग्लास वाटर एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, क्योंकि कॉफी एज अ डाययूरेटिक्स काम करता है, मतलब उसकी वजह से ज्यादा पेशाब लगती है, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसके सपोर्ट में आपको 1 ग्लास वाटर ऐड करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 2 नेचुरल ब्लड थिनर्स जो आपके घर में हमेशा रहते हैं। आधा चम्मच हल्दी, डेली तौर पे इसको कंज्यूम करेंगे। ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है, प्लस ये लोकल इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। और जिंजर टी। जिंजर टी ऐसे बनाना है कि एक थर्मास में आप गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें स्लाइस करके जिंजर डाल दीजिए, उसमें लेमन स्क्वीज कर दीजिए, और दिन भर इसको धीरे धीरे करके कंज्यूम कीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वेरिकोज वेन को ख़त्म करने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि जो भी चीज़ें बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन पैदा करती है उसको अपने खाने से एलिमिनेट कर देना है। एक्स्ट्रा शुगर क्या करता है? लीवर में जाके ग्लाइकोजन बनाता है, और अगर आपको नहीं पता है, 1 ग्राम ग्लाइकोजन 3 ग्राम पानी को भी रिटेन कर सकता है।
जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन उतना ज़्यादा पानी रिटेन होगा और स्वेलिंग आएगा। साथ साथ ये लोकल इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन होता ही है। MSG, जितने भी पैकेटेड फूड है उसमें एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है MSG। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट उसमें होता है सोडियम, और जहाँ भी सोडियम होता है जितनी ज़्यादा मात्रा में है वो वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन करेगा ही। और एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, डेयरी और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें होता है केसिन। सभी को सूट नहीं होता है, बट किसी किसी को ठीक होता है, किसी किसी को प्रॉब्लम करता है। और अगर आपके पैर में सूजन आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं कि मिनिमम 4 हफ्ता डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए और देखिए कि आपकी पैरों की सूजन रिजॉल्व हो रही है या नहीं। शायद आपको इससे फायदा मिले। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 3 नेचुरल डायूरेटिक्स जो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जमता है उसको नेचुरल तरीके से बॉडी से निकालते हैं। एक होता है कुकुम्बर, सेकंड वाटरमेलन और कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क की आप चाय भी बना के पी सकते हैं, काफी हद तक ये कारीगर होता है। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो होता है अपने को काफ मसल को एक्टिवेट करना है। इतना सारा डिस्कशन हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नीचे से ब्लड ऊपर आना है तो काफ मसल को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। एक जगह पे आप ज़्यादा देर तक काम करते हुए बैठे हैं, काफ मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ब्लड वही जम रहा है। तो सिंपल काम करना है, 20-20 रूल फॉलो कीजिए। 20 मिनट आप बैठे हैं तो 20 सेकंड एक्टिविटी दिखाइए। काफ मसल में एक्टिविटी आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सीटेड काफ एक्सरसाइज, लेग एक्सटेंशन, या आप खड़े होके 2 मिनट का ब्रेक लेके टहल के आइए। इतना सफिशिएंट है आपके काफ मसल को एक्टिवेट करने के लिए, आपका सर्कुलेशन रिसेट करने के लिए। अगर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको बहुत देर तक खड़े रहना है, आप बार्बर का काम कर रहे हैं या कुक है या किसी ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपका काफ मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा है। घर पे आपने देखा होगा मम्मी खाना बनाती है, 2 से 3 घंटा खाना बना रही है, आपकी सिस्टर काम कर रही है, बहुत देर तक एक ही जगह पे खड़े हैं, काफ मसल उतना एक्टिवेट नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम धीरे 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 वेन्स को डैमेज करती है और एक दिन वेन्स दिखने लगती है। जैसे कि हमने बात की बायोफ्लेविनॉइड्स के बारे में, और बायोफ्लेविनॉइड्स आपको मिलेगा कुट्टू का आटा जिसको बकव्हीट फ्लोर भी कहा जाता है, आंवला, रेड ऑनियन, मोरिंगा, एप्पल और सीजनल फ्रूट्स जैसे कि जामुन, अनार या काला अंगूर। बायोफ्लेविनॉइड्स के साथ साथ विटामिन डी भी उतना ही जरूरी है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। कोलेजन प्रोडक्शन होगा तो आपका वॉल्स भी मजबूत रहेगा और सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। अगर आप वेरिकोज वेन पेशेंट है और आपने कभी भी डॉक्टर को विजिट किया है तो शायद आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया होगा। आप उसके पीछे का लेबल चेक कीजिए, उसमें एक्टिव कंपोनेंट में लिखा होगा डायस्मिन और हिस्परडीन, साथ साथ किसी किसी में हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट भी लिखा रहता है। और ये कहाँ से आता है? ऑरेंज, मौसम्बी, कीनू। साइंटिफिक तरीके से इसमें पाया है कि अगर आप रॉ तौर पे इस पे लेते हैं, मतलब फ्रूट तौर पे इसका कंजम्पशन करते हैं, तो उसका कंजम्पशन से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर रहता है रादर दैन फार्मास्यूटिकल टैबलेट से। और ये आता कितने का है? यूजुअली इसका टैबलेट काफ़ी कॉस्टली रहता है, 10 रुपये का एक टैबलेट आता है और आपको सुबह और शाम इसको लेना है, मतलब 20 रुपये तो आपको एक दिन में टैबलेट में खर्च हो रहा है। और मौसम्बी या संतरा कितने का आता है? शायद इससे कम। तो आप एक फ्रूट का भी मज़ा ले सकते हैं, डेली तौर पर एक संतरा या मौसम्बी खा सकते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं। 5वीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको वेरिकोज वेन से लड़ने में मदद करती है वो है स्टॉकिंग या कॉम्प्रेशन गारमेंट। ये ऐसे एक्ट करता है कि जो पैर में सर्कुलेशन हो रहा है उसको ये हेल्प करता है, पंप करता है और वहाँ पे पानी जमने नहीं देता है, एडिमा होने नहीं देता है, और जो ब्लड जमा हो रहा है उसको हार्ट की तरफ रिटर्न भेजता है। जी हाँ दोस्तों, ये सिम्टोमेटिक तौर पे काफ़ी हेल्प करता है, बट ये वेरिकोज वेन के रूट कॉज को रिपेयर नहीं करता है, ना ही ये वेरिकोज वेन को ट्रीट करता है। जैसे ही आप स्टॉकिंग निकालोगे वेन्स वापस आ जाएगी। अगर अब तक आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हैं तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए अभी आते हैं वीडियो के शुरुआत में जहाँ से हमने चालू किया था। वेरिकोज वेन हो गया, आप सर्जन के पास गए, ऑपरेट कराया, लेकिन 2 साल बाद वेन्स फिर से वापस आ गई। क्यों? क्योंकि 2 साल का जो एक पीरियड था, आप ये 5 स्टेप एक्शन प्लान भूल गए, आपने निगलेक्ट किया। अगर आप इस एक्शन प्लान पे बेस्ड काम करोगे ऑपरेशन होने के बाद भी, तो आपकी वेन्स वापस नहीं आएगी, और शायद इनिशियल स्टेज में आप इसको पकड़ ले तो आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में
बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको वेरिकोज वेन है और हर पेशेंट एक सवाल पूछता है, अगर मैंने इसको ट्रीट नहीं किया तो क्या होगा। एक पेशेंट लास्ट वीक मेरे पास आया था जिसको 1 हफ्ते के अंदर ही 2 बार ब्लीडिंग हो गया था। वेरिकोज वेन का स्टेज इतना आगे बढ़ गया है कि ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको उसको ट्रीटमेंट कराना ही है, उसमें सेकंड थॉट नहीं है। ये ब्लीडिंग पेनलेस होता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, कब हो रहा है, जब तक बाजू वाला आपको बताएगा नहीं कि अरे यार तुम्हारी पैंट तो लाल हो गई है, कैसे हो गई है, या फिर आपको खुद दिखेगा कि गीला गीला हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फर्स्ट टाइम जब होता है तब बहुत सारे पेशेंट तो शॉक होकर गिर जाते हैं। तो इस स्टेज का वेट नहीं करना है और अगर ऐसी स्टेज आ रही है तो इसको ट्रीटमेंट कराने में डिले भी नहीं करना है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, मतलब वेरिकोज वेन में क्लॉटिंग हो जाना। जहां पे भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है वेन रेड होने लगती है, स्किन ऊपरी सतह लाल होती है, दर्द होता है, छूने से हार्डनेस होता है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए, सोनोग्राफी कराएं, इसको कंफर्म कराएं। आपको पेन किलर के साथ साथ ब्लड थिनर की भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट सवाल ये लोग पूछते हैं, क्या यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होगा तो ये मेरे हार्ट के तरफ जाएगा और मुझे हार्ट अटैक आएगा? इसका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है बिल्कुल नहीं। वेरिकोज वेन की बीमारी ऊपरी नसों की बीमारी है और जो डीवीटी होता है अंदर वाले वेन्स में, डीप वेन्स में, वहां से क्लॉट हार्ट में जा सकता है और हार्ट ज्यादा, अगर क्लॉट की मात्रा ज्यादा है तो हार्ट को बंद भी कर सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब आते हैं तीसरे प्रॉब्लम की तरफ। धीरे धीरे जैसे वेरिकोज वेन का स्टेज बढ़ने लगता है तो स्किन में आपने देखा होगा पिगमेंटेशन डेवलप होता है, ब्लैक कलर होता है, स्किन हार्ड होने लगती है। इसी को कहते हैं लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है और अगर इसी स्टेज में किसी ने उसको खुजा दिया या कहीं से इन्फेक्शन हो गया तो स्किन में इन्फेक्शन बढ़ के सेलुलाइटिस का फॉर्म लेता है। सेलुलाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन, और ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके वजह से आजू बाजू की स्किन रेड हो जाती है, पैर में सूजन आने लगता है, पेन होता है और किसी किसी को बुखार भी आ सकता है। स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ती है पैर में छोटा सा घाव बनता है, एकदम छोटा सा फुंसी जैसा, और धीरे धीरे ये बड़ा सा घाव बन जाता है। बिना ट्रीटमेंट के ये ठीक भी नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरिकोज वेन के वजह से हो सकती है। आपके केस में होगा ज़रूरी नहीं है, बट अगर बीमारी का स्टेज आगे बढ़ गया है तो इसको ट्रीट कराइए। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है कि आप जाके लीस्ट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई मसाज करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव तौर पे आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बट जब बीमारी आगे बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट कराने में देरी नहीं करना है। अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है या पैर में दर्द होता है या सूजन आता है तो एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से जाके ज़रूर मिले, ओपिनियन ले, और अगर बीमारी आगे बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में ज़रूर जाए। सर्जरी बिल्कुल भी नहीं। नॉन सर्जिकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लेज़र, RFA या माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, और अभी लेटेस्ट एडवांस ग्लू ट्रीटमेंट भी है। ये सारी ट्रीटमेंट आप अपने वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें, सही चॉइस करें। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम हर क्वेश्चन पढ़ते हैं और हर क्वेश्चन का हम डेफिनेटली आंसर देंगे। थैंक यू दोस्तों।